जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसवनी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग लेकर आए हैं वर्क एनर्जी पावर के नीट पीवाईक्यू। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा के पानी की एक बूंद 1 किलोमीटर से गिरती है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में खुद से सॉल्व करके देखिए। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। और बोल रहा है भूतल से 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टकराती है। जी का मान दिया हुआ है, फिक्स्ड है। ठीक है ना? जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्थिर रहे तो इसमें दो क्वेश्चन बोला है। पहले तो गुरुत्वीय बल निकालना है। ठीक है ना? अच्छा, गुरुत्वीय बल निकालना नहीं है, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य निकालना है। लास्ट में बोला है किया गया कार्य निकालना है, ध्यान दीजिएगा। गुरुत्वीय बल मतलब जी मतलब एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये नहीं निकालना। गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य निकालना है। और वायु, सेकंड क्वेश्चन ये बोला है वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, पहले तो आप लोगों को निकालना है डब्ल्यू जी। ठीक है ना? पहले में बोला है डब्ल्यू जी निकालिए। डब्ल्यू जी दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है ना? सेकंड बोला है आपको वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, मतलब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू ए से। ठीक है बेटा, तब हम लोग देखते हैं, पहले हम बात करते हैं वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है मतलब कार्य। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का डेफिनेशन होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। विस्थापन। अच्छा, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करने के लिए मिलेगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, कार्य ऊर्जा समय का, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये क्या बोलता है? जो कुल कार्य जो होता है, कुल कार्य, कुल किया गया कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। अभी कॉन्सेप्ट जान लो, उसके बाद में प्रश्न पर जाएंगे हम लोग। सारे कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फार्मूला समझा देते हैं, उसके बाद में प्रश्न पर जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। वर्क डन मतलब डब्ल्यू नेट, कुल कार्य। ये देखेंगे डेल के क्या है यहाँ पर? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब हम लोग डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, वो यू वेलोसिटी से चल रहा है, कुछ समय पश्चात उसकी वेलोसिटी होगी वी। ठीक है ना? जिसका मास ले रहे हैं कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम लिए हम लोगों ने। कुछ दूरी चलने के बाद उसकी क्या होगी? वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी बदलेगी, इसका मतलब गतिज ऊर्जा बदल गया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका? हाफ एम यू स्क्वायर। अब उसको भी रख के यहाँ पर हल उसको कर सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर मान के चलो यहां से हाफ एम कॉमन ले, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या बचेगा? डब्ल्यू बराबर हाफ एम, क्या बच जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको और एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी, ए माइनस बी के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डब्ल्यू बराबर हाफ, क्या हो जाएगा? यम वी माइनस यू और वी प्लस में यू। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये वर्क एनर्जी थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है? जो नेट वर्क होता है, नेट वर्क डन, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब आते हैं प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में क्या बोला है? मास कितना दे रखा है बेटा? मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 1 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे 10⁻³ kg। डन है बेटा? आगे बोला है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, मतलब कितने दूर से गिरा है। एच हाइट दे रखा है 1 किलोमीटर। हम इसको मीटर में बदलेंगे, मतलब आप लिख सकते हो 10⁻³ मीटर। ठीक है, भूतल से 50 की स्पीड से चल रही है। ध्यान दीजिएगा,
आप किसी भी वाटर ड्रॉप को ले लो या किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी को ले लो जो ऊपर से मुक्त रूप से गिर रही है अंडर टू ग्रेविटी, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हमेशा जीरो लेना है बेटा, ठीक है ना। तो ये हमको दिया है फाइनल वेलोसिटी, मतलब v दिया हुआ है 50 मीटर प्रति सेकंड, डन है बेटा। और g का मान दे रखा है, g का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये सब चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको शॉर्ट में वही हल करना है, बट मुझे समझाने के लिए एक एक चीजें लिखना पड़ रहा है, ठीक है बेटा। अभी हमको सब चीज दिया हुआ है वो लिख लिए। अब फर्स्ट निकालना है हमको, फर्स्ट निकालना है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य हम लोग लिखते सीधा सीधा डब्ल्यू जी बराबर होता है एम जी एच, एम जी एच। डब्ल्यू जी क्या निकालोगे, एम दिया हुआ है 10 की घात ऋण 3 kg, जी का मान दिया हुआ है 10 और हाइट कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर मतलब 10 की घात 3 मीटर, ठीक है। इसको इससे उड़ा दो, बच गया कितना बेटा, डब्ल्यू जी बराबर होता है 10 जूल। कितना, 10 जूल आपका डब्ल्यू जी निकल गया, ठीक है। अब आगे हम लोग करेंगे, ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, सेकंड ज्ञात करने के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय निकालेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको बताया गया है कि डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू ए, मतलब जो गुरुत्वीय बल है और जो हवा के द्वारा जो प्रतिरोधक बल है, मतलब एयर रेजिस्टेंस के थ्रू जो कार्य कर रहा है, उसका मतलब नेटवर्क क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट, यहाँ पर देखो वाटर ड्रॉपलेट मुक्त रूप से गिर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे जो हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है बेटा। अब केवल हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है 10, हमको ये ज्ञात करना है डब्ल्यू ए, ठीक है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ इंटू यम, अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर, चलो लिख लो, यहाँ पर यम कितना दे रखा है, यम कितना दे 10 पर ऋण 3 की घात, ठीक है ना। मास जो वाटर ड्रॉपलेट उसका मास, वेलोसिटी कितना दे रखा है 50, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है तो 50 गुणित 50 होगा, 50 इंटू 50, ठीक है ना, वी स्क्वायर कर दिया। अब निकालो सीधे सीधे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक शून्य 2 शून्य और ये 2 शून्य कैंसिल हो गया, डन। ये बचा हाफ, नीचे का 10, अरे यार 10 की घात ऋण 1 बचा, उसको नीचे लाया मैंने, 10 की घात धन 1 हुआ, गुना में 5m 25, ठीक है। और ये जला 10 इधर, ये हो गया ऋण 10, ठीक है ना। ये डब्ल्यू ए निकालना है, डन है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 25, 5 दूनी 10, डन है। 2 दूनी 4 और 5 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 4 5, कितना बेटा 4 1 2 5, ठीक है ना। मतलब डब्ल्यू ए बराबर 1.25 ऋण 10, ये आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप यहाँ से करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ऋण 8.75 जूल, ठीक है ना। डब्ल्यू ए क्या मिल रहा है, ऋण 8.75। तो इस प्रकार से आपने देखा, आपने क्या देखा, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है 10 जूल और वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस है 8-8.75। तो सीधे सीधे देख लो यहाँ पर 8-8.75 यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण, यहाँ पर फिर से मास कितना दे रखा है, मास स्मॉल एम दिया हुआ है 10 ग्राम, इसको किलोग्राम में लिखोगे 10 का ऋण 3 की घात और एक 10 मतलब 10 की घात ऋण 2 kg, ये वाला समझ में आ गया। कण की कोई सेंटीमीटर लंबाई त्रिज्या दिया हुआ है, आर दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात ऋण 2 मीटर। अनुदिश किसी नियत स्पर्श रेखीय त्वरण से गति करता है, ठीक है बेटा। यदि गति आरंभ करने के पश्चात 2 परिक्रमाएं पूरी करता है, 2 परिक्रमाएं पूरी करता है मतलब ध्यान दीजिएगा, एक व्रत है, एक व्रत है
अगर वस्तु यहाँ से बिंदु ए से गति कर रहा है, एक चक्कर लगाएगा, उसकी दूरी कितनी होगी 2πr, दो चक्कर लगाएगा और 2πr क्या कर दोगे, एक कर दोगे, मतलब उसका विस्थापन, मतलब यस लिखोगे 2 गुनी 2πr, 2πr। इसको भी हल करेंगे सीधे सीधे प्रश्न में, ठीक है। कण की गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, जब 2 बार परिक्रमा पूरा कर लेता है एक और ये 2, तब कण की गतिज ऊर्जा होती है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको लेना है 8 × 10⁻⁻⁴ जूल। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अभी विरामावस्था में है, तब 0 लेना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये सारे कुछ आपको दिया हुआ है और आपने क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर जो अप्लाई होगा वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है बेटा, बोला गया है यहाँ पर प्रश्न में। तो इस त्वरण का परिणामी होगा, इस त्वरण का परिणामी होगा। तो अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। पहले तो क्या होता है, आपको बोला गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बोलता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, WT, दो काम हो रहे हैं, WT और WC। अगर कोई कण वृत्ताकार मार्ग में जिसकी त्रिज्या r है, वृत्ताकार मार्ग में जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है, तो ध्यान दीजिएगा उसमें दो प्रकार के त्वरण काम करते हैं। एक तो टेंजेंशियल, मतलब स्पर्श रेखीय दिशा में त्वरण काम करेगा, और एक तो केंद्र की तरफ काम करेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इसी दोनों तरफ जो बल लग रहा है, दोनों बल के द्वारा दो अलग अलग काम होंगे, जिसको मैं बोलूंगा स्पर्श रेखीय दिशा में काम को WT से रिप्रेजेंट करेंगे, और केंद्रीय त्वरण के द्वारा किया गया काम को WC से रिप्रेजेंट करेंगे। WT प्लस WC, दैट इज नेट वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 0 लेना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको 0 लेके चलना है। तो ये हो जाएगा, WT को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस WC। आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है WC। ध्यान दीजिएगा, फाइंड हमको निकालना है AT, त्वरण निकालना है। तो WC क्या होगा, जो केंद्रीय बल के द्वारा किया गया काम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। केंद्रीय बल हम के द्वारा किया गया कार्य 0 क्यों होता है, क्योंकि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। अगर मान के चलो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर A और वेक्टर B और वेक्टर A दोनों परपेंडिकुलर है, इस स्थिति में थीटा कितना होगा बेटा, 90 अंश होगा, और cos 90 जब रखोगे आप, तो cos 90 का मान आपको मिलेगा 0। तो इस प्रकार से दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग चित्र की। अब यहाँ पर देखो, बल की दिशा और त्वरण की दिशा या विस्थापन की दिशा ले लो, दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। दोनों के बीच जब 90 अंश का कोण बनेगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इस स्थिति, कब की स्थिति के लिए बात कर रहे हैं, जब बल केंद्र की तरफ काम कर रहा है, तब के लिए बात कर रहे हैं। वर्क डन क्या होगा उसके लिए, 0। मतलब हम लोग यहाँ पर ये लिख कर सकते हैं, वर्क डन दैट इज WC बराबर 0। तो आपको मिलेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लग दो, मास इंटू एक्सीलरेशन, AT इंटू में त्वरण, ये हो जाएगा हाफ m इंटू V², ठीक है ना, V² दिया हुआ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे दिया हुआ है, तो ये रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मान रख दो, मास कितना दे रखा है प्रश्न में, मास कितना, 10/2 kg, ठीक है, 10/2 गुना त्वरण निकालना है, गुना ये विस्थापन कितना दे रखा है, 2 × 2πr, 2 × पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना दे रखा है बेटा, त्रिज्या दे रखा है 6.4 × 10/2 मीटर, 6.4 × 10/2 मीटर, ठीक है। अच्छा, बराबर में काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 8 × 10/4 जूल, 8 × 10/4 जूल,
ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट एक इक्वेशन बनता है आपको 10 पर ऋण 2, 10 पर ऋण 2, 10 पर ऋण 4, 10 पर ऋण 4। ये आया समझ में कैसे उड़ा है? ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4, लेफ्ट में ऋण 4, राइट में ऋण 4, मतलब कैंसल। इधर देखो इसको भी कैंसिल आउट करते हैं, ये दशमलव का 10 यहाँ पर लिख लो, 64 को दशमलव में दशमलव से हटा दिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 चौ 8, ठीक है। अब ले चलो इधर, ले चलो इधर, ए टी बराबर हो जाएगा, ये 7 और 10 चलेगा ऊपर, 22 नीचे आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही होगा बेटा, और ये 22 और 64, ठीक है, कर लो, 4 गुणित 7 गुणित 10 बटे 22 गुणित 64, कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, 2 दूनी 4, 2 11 22, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। और ये 7 दूनी 14, इसको हल करोगे आप, इसको हल करोगे आप तो आंसर आपको मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हल करिए आराम से, बहुत आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन अब वहां पर टाइम खपाएंगे नहीं हम लोग, बट आपका आंसर आपको मिलेगा लगभग लगभग अप्रोक्स मिलेगा, अप्रोक्स आंसर मिलेगा आपको 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन में बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर एड हुए हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा। बोला है एक बंदूक से 10 ग्राम की गोली 1000, मास फिर से कितना दे रखा है 10 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे, 10 पर ऋण 2 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा हमने 10 की घात ऋण 3 लिखे, किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की घात ऋण 3, यहाँ पहले से 10 लिखा हुआ है इसलिए एक पावर से माइनस कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, अच्छा स्पीड दे रखा है v दिया हुआ है 1000 मीटर प्रति सेकंड, 10 पर 3 घात, प्रक्षेप वेग से निकलती है तथा समान लेवल पर पृथ्वी 500 मीटर प्रति, इनिशियल वेलोसिटी ये आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बोलता है 500 मीटर प्रति सेकंड। किया गया कार्य जूल क्या होगा, ठीक है ना, किया गया कार्य जूल वही है, आपको फॉर्मूला आपको बताए थे, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ या v माइनस यू वी प्लस यू, सीधे सीधे मान रख दोगे बेटा, ठीक है ना। हल करें, बराबर हाफ 10 की घात ऋण 2, द्रव्यमान कितना 10 की घात ऋण 2, अब इसको भी v माइनस यू कितना बेटा, v माइनस यू कितना, v माइनस यू 500, माइनस 500 आएगा, तो इसको चलो 500 लिख देते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव हमको मैग्नीट्यूड में आंसर देना है, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव में आंसर नहीं है, उस स्थिति में हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड को लेकर चलते हैं, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। v प्लस यू, यहाँ v प्लस यू आ जाएगा, मतलब 1500 सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये दो इसको अपॉन में ला लेते हैं, अपॉन में ला लेते हैं, 200 से 200 उड़ा दो, क्या अपॉन में लाएंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 सॉरी ये हो जाएगा 15 पाँचे 75, 75 और ये 200 बट्टे में 2, इसका हाफ कितना होगा बेटा, आधा हो जाएगा 3750, आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? बढ़ते अगले प्रश्न में बेटा, किसी कण पर 4i प्लस 3j न्यूटन का बल लग रहा है, बल कितने का लग रहा है बेटा, 4i प्लस 3j। क्लियर है? लगाने पर वह बल बिंदु, एक बिंदु दिया हुआ है x1, ठीक है ना, बिंदु दिया हुआ है x2 4j प्लस 3k का विस्थापित हो जाता है, इस प्रक्रिया में बल द्वारा किया गया कार्य निकालना। W आसान है बेटा, आपको निकालना है, x1 दिया हुआ है कितना बेटा, -2ik प्लस 5jk, ध्यान दीजिएगा k में है, x2 दिया हुआ है 4jk प्लस 3k, ध्यान दीजिएगा, बड़े आसानी से सावधानी से इसको सॉल्व करना है बेटा, आप कंफ्यूज हो जाते हो, 2ik और 5jk दिया हुआ है पहले बिंदु, दूसरे बिंदु में ik वाला टर्म नहीं है, मतलब ये है y और z प्लेन में, ये है x और y प्लेन में, बिंदु xy प्लेन से yz प्लेन में चले गया है, 4jk प्लस 3k। जब विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन मतलब x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1, ये माइनस हो जाएगा, मतलब 4 और 2 क्या हो जाएंगे 6,
6, अच्छा फिर वही गलती कर रहे हैं हम भी, ध्यान दीजिएगा, इसको आराम से करिएगा। क्या हो जाएगा 4j केफ, इधर करिए इधर करिए, 4j केफ प्लस 3k केफ माइनस माइनस प्लस 2i केफ और ये माइनस 5j केफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i केफ सेम रहेगा, मतलब विस्थापन यस 2i केफ एज इट इज रहेगा, जे के 4j माइनस जे आ जाएगा और प्लस 3k के, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब देखते हैं, विस्थापन निकल गया, बल निकल गया, कार्य निकाल सकते हैं, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन दोनों का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हो आप। ये दिया हुआ है बल, ठीक है ना, और ये दिया है विस्थापन, ठीक है ना। तो आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में गुना करेंगे, उसके बाद में क्यों जो नहीं है उसको जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करें। 4i 2i कितना हो गया, 4 दूनी 8, बल निकालना है, सॉरी कार्य निकालना है, W 4 दूनी 8, स्केलर प्रोडक्ट में i डॉट आई कितना होता है 1, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग उसको लिखनी है 3j और ये माइनस जे कितना हो जाएगा बेटा 3j 3, और क्योंकि के टर्म में यहाँ पर जीरो है इसलिए जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो वर्क डन मिल जाएगा 8 माइनस 3 कितना 5 जूल, 8 माइनस 3 बराबर 5 जूल, बराबर कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। क्लियर है बेटा, आई होप बहुत शॉर्ट तरीका है ये, ठीक है ना, मतलब बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग अगर यहीं पर करें तो उसको आवश्यकता नहीं है सब चीज करने की। बढ़ते अगले प्रश्न पर बेटा, किसी कण का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, मास कितना है बेटा, पहले तो लिख ले, पहले फुर्सत में 2 kg। इस कण पर 3i के प्लस जे के न्यूटन का बल लग रहा है, फोर्स दिया हुआ है, बल दिया हुआ है 3i के प्लस जे के, जो उस स्थिति उसकी स्थिति बदलता है, ये x1 दिया हुआ है और ये x2 दिया हुआ है। फिर से ध्यान रखिएगा, विस्थापन निकालना है बेटा, विस्थापन निकालना है, इधर ही करे खेल, इधर ही करे, 2i मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 4i माइनस 2i कितना 2i केफ, ठीक है। 3j माइनस के केफ कितना, अच्छा 3j माइनस 3j तो सेम रहेगा 3j केफ, ठीक है ना, माइनस के केफ कितना -2k, ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। यहाँ पर j वाला टर्म नहीं है इसलिए 3j जैसा का वैसा माइनस करेंगे। अब वर्क डन निकालना है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा माइनस करेंगे, आई का आई के साथ में, जे का जे, के का साथ के, यहाँ पर के टर्म नहीं है तो 0 के पैसा लिखा जाता है, 2 तिया 6, ठीक है ना, प्लस 3 1 3, ठीक है बेटा, और ये तो पूरा 0 हो गया, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 9 जूल, 9 जूल हमारा आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बल गुणित विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न पर, एक पिंड 5 न्यूटन बल के प्रभाव के अंतर्गत एक सरल सीधी रेखा पे चल रही है, यह फोर्स है बेटा 5 न्यूटन, कितना है 5 न्यूटन, 10 मीटर की दूरी तय करता है, विस्थापन कितना है बेटा 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, यदि किया गया कार्य बोला है 25 जूल है, कितना है वर्क डन कितना है 25 जूल है, तो बल और पिंड की गति की दिशा के बीच कोण ज्ञात करना है, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, वर्क डन बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, वर्क बराबर, अब वर्क दे रखा है कितना बेटा 25 जूल, 25 बराबर फोर्स कितना दे रखा है आपको, फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 मीटर इनटू कॉस थीटा निकालना है, ठीक है ना, सीधे सीधे काट दो, 25 5 दूनी 10 मतलब कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60, कॉस 1/2 क्या में मिलता है 60 डिग्री में मिलता है, तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन है बेटा, बढ़ते अगले प्रश्न पर, दिशा में गति करने का बाद एक पिंड एफ बराबर दिया हुआ है, ये न्यूटन के एक बल के अधीन है, अक्ष के अनुदिश 10
10 जेकेब है बेटा, ये है ना। बल दिया है, लिख लेते हैं पहले सब, ये पेपर में सब चीज नहीं लिखना है आप लोगों को, बस हल करने के लिए समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये के कितना है, और इस दूरी दिया हुआ विस्थापन दिया हुआ है कितना, 10 जे के, 10 जे मीटर में, ये न्यूटन में है। इस बल द्वारा किया गया कार्य सीधे सीधे 10 जेकेब का जेकेब के साथ मल्टीप्लाई होगा 15 गुणित 10 कितना 150, तो वर्क डन हो जाएगा 150 जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है। बढ़ते अगले प्रश्न पर बेटा। जब एक पिंड किसी वृत्त के अनुदिश एक नियत चाल से चल रहा है, वृत्त के अनुदिश एक नियत चाल से चल रहा है, गति करता है, तो इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, इसमें कोई, हाँ सीधे सीधे हमने पहले वाले प्रश्न में समझाया आपको कि अगर मान के चलो एक नियत चाल है, आपकी स्पीड है कांस्टेंट है, आपकी स्पीड कैसे है, कांस्टेंट, और जब आप किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति करते हो तो केंद्र की तरफ एक बल काम करता है जिसको आप बोलते हो अभिकेंद्री बल, जिसका फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, रेडियस होता है आर, ठीक है ना, रेडियस कितना होता है आर। चूंकि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 अंश का, विस्थापन, विस्थापन ले लो या वेग ले लो, ठीक है ना, विस्थापन और जो बल है उसके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 अंश। आप देखते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपने अभी अभी लिखा एफ एस कॉस थीटा, क्या लिखा, एफ एस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो वर्क डन बराबर होगा 0। तो मैं सीधा सीधा बोलूं कि अगर कोई भी कण या वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसके लिए कार्य क्या होगा, 0 होगा, मतलब उसके कार्य में किसी प्रकार का परिवर्तित नहीं होगा, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वेग नियत है, ठीक है ना, बल कोई कार्य नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। विरामावस्था में बोला है, फिर से विरामावस्था के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, 5 मीटर द्रव्यमान का एक कण अपने आप अचानक 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। ये 5 एम इसका द्रव्यमान है, ठीक है ना, 5 एम क्या है द्रव्यमान, अचानक अंदर खलबली मची और 3 भागों में टूट गया। 3 भाग बोला है जिसमें 2 भागों का जो द्रव्यमान है, 2 टुकड़े का द्रव्यमान एम है, दोनों एक दूसरे के लंबवत चल रहे हैं, एक चला ऊपर एक चला सामने, ठीक है ना, ऐसे चला देते हैं, ये चला इधर ये चला इधर, इसका भी द्रव्यमान यम इसका भी द्रव्यमान यम, प्रत्येक से चाल, प्रत्येक समान चाल से, मतलब इसकी भी वेलोसिटी v इसकी वेलोसिटी v, ठीक है बेटा। इस प्रक्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा बोला है। अब मान लेते तीसरा जो कण है, तीसरा जो कण है वो इस प्रकार से चला होगा, इसलिए चला रहा है, अभी ध्यान दीजिएगा, इसलिए चला रहा है। हम एक चीज की बात करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम बात करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम क्या होता है पहले ये जान लो, मोमेंटम होता है बेटा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ध्यान दीजिएगा। जब कोई वस्तु कितने भी भाग में बटे, 2 भाग 3 भाग 4 भाग 10 भाग या हजारों भाग में विभाजित क्यों ना हो जाए, इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी p1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके फाइनल वेलोसिटी कितने भी भाग में विभाजित होकर टूट जाए, ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अब अगर हम प्रश्न पर जाए, देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब यहाँ पर इसकी जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम वो कितना होगा, 0 होगा, वेलोसिटी 0, इसका मतलब मोमेंटम भी 0, मास तो है, ये मास कुछ भी कहीं नहीं जाएगा, मास मास कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं, अंदर कुछ कुछ हुआ और ये 3 भागों में टूट गया। यम और यम दो जो समान द्रव्यमान है, एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं, जिनके चाल भी समान है, क्योंकि हमको मोमेंटम को कंजर्व रखना है, इसीलिए जो 2 भाग का संवेग है इसका पहले रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इसका रिजल्टेंट निकलेगा इस प्रकार से, लॉ ऑफ वेक्टर लॉ पढ़े आप लोगों ने, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो निकलता है √2mv,
√2mv। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं, आपको इधर दिखा देते हैं निकाल के। अगर मान के चलो इसका मोमेंटम mv है, इसका मोमेंटम mv है, इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो आप रिजल्टेंट निकालने के लिए आप लिखते हो बेटा √mv का स्क्वायर प्लस mv का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2mv का स्क्वायर होल रूट, और ये निकलेगा रूट से बाहर तो mv√2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर मिलेगा, इनका रिजल्टेंट कितना होगा mv√2। अब क्योंकि हमको मोमेंटम को कंजर्व रखना है, मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए दोनों के जो रिजल्टेंट है इसके इक्वल तीसरे का रिजल्टेंट रखना पड़ेगा। तीसरा का मास हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ध्यान दो अब पहले का मास 5m था, 1m इधर चला 1m इधर चला 2m हो गए। ठीक है ना, तो बच गया कितने m, 3m। तो इसका मास कितना हो जाएगा 3m, इसकी वेलोसिटी मान लो v डेश, इसकी वेलोसिटी पता करना है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी पता करना है तो हम बात करते हैं 3mv डेश बराबर, ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट कितना मिला था mv√2। डन, मास से मास कैंसल, बच गया v डेश बराबर होता है √2/3v। डन है बेटा। अब क्योंकि आपको बोला गया है क्या, प्रश्न में क्या बोला है, मुक्त ऊर्जा कितनी होंगी, मुक्त ऊर्जा कितनी होंगी, तो मुक्त ऊर्जा के लिए निकालना है पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², शुरू का, अरे पहले का यार, इसका पहले के दो के लिए, पहले दो के लिए इधर चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसके दो का टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी, बात आ रही समझ में, इसका काइनेटिक एनर्जी के, इसका काइनेटिक एनर्जी के प्लस के 2k, और इसका काइनेटिक एनर्जी k डेस मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू यम इंटू यम कितना 2m, v का स्क्वायर, दोनों का वेलोसिटी सेम है, ध्यान दीजिएगा दोनों के लिए मास के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ ऐसा करो, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दोनों का मास सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आप अलग अलग करके समझा दे रहे हैं। ठीक है ना, इसकी जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ, मास कितना है इसका 3m है, कितना है 3m, v कितना है इसका v² मतलब v डे इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर लगाओगे टोटल तो √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा v का स्क्वायर। ये आई बात समझ में बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा सभी से हाफ m कॉमन निकालो, कॉमन निकालेंगे हाफ mv² कॉमन निकालो, हाफ mv² कॉमन निकाले 1 + 1 2 प्लस यहाँ कितना बच गया बेटा, यहाँ कितना बच गया, यहाँ कितना बच गया, ये 2 बचा हुआ है और ये 3 तिया 9 बचा हुआ है, हाँ या ना बोलो। ठीक है ना, तो ये 3 तिया 9 हो गया, तो यहाँ बचा 2 और नीचे बचा 3, 2/3 क्लियर है। हाफ mv² सबसे कम निकालिए, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो जाएगा बेटा 8 इधर लिखते हैं बराबर हाफ mv² मल्टीप्लाई में 8/3, 2 × 8, ये 2 से 2 को हटा दिए, यहाँ से 2 × 8 गुना करे हम लोगों ने, सीधा सीधा आंसर आया 4/3 mv²। आसान है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने समझाया है, एक एक चीज को लिख के समझाया तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर लग रहा होगा आपको, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, मन के मन करोगे तो उधर ही खत्म कर दोगे, प्रश्न में ही ये सब चीज लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4/3 पाई mv², ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 4m द्रव्यमान का एक पिंड वस्तु xy समतल पर विराम अवस्था में है, मास कितना दिया हुआ है 4m, इसमें अचानक विस्फोट होने पर, विराम अवस्था में है, अंदर कुछ हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण 2 भाग में विभाजित हुआ, जिनके प्रत्येक भाग द्रव्यमान कितना हुआ m है, एक ही वेग से चल रहे हैं, अभी जैसा पिछले वाला क्वेश्चन किए वैसा है एग्जैक्ट, एक दूसरे की लंबवत दिशा में गति करते हैं, तो विस्फोट के कारण उन जनित कुल गतिज ऊर्जा, वैसा है बेटा ये भी, ठीक है ना, इसको भी समझा दे रहे हैं। 4m इनिशियल वेलोसिटी 0, मोमेंटम भी 0, 2 भाग चला, मतलब 3 भागों में विभाजित होगा ना बेटा,
यम और यम चले, ठीक है ना, 2m हुआ, वेलोसिटी भी समान, इनके मोमेंटम भी समान, दोनों के मोमेंटम समान। तीसरे को चला इधर, तो 2m तो चलेगा इधर, बचा कितना 2m, ठीक है। इसकी वेलोसिटी पता करना है, वही वेलोस कहानी है, इसकी वेलोसिटी पता करोगे 2mv डेज बराबर √2 2mv। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अच्छा ऐसा कर लो, √2mv होगा बेटा ये, है ना। एम सी एम कैंसल, वी डेज कितना मिल गया, √2/2 वी, वी डेज मिल गया। अब इसका काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ 2m वीडेस का स्क्वायर, वीडेस का स्क्वायर। इसका वीडेस पता है ना हमको, वीडेस अभी निकाले हम लोगों ने, तो वीडेस रख दूं मैं यहाँ पर 2/4 वी स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे इधर, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, ठीक है ना। वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर मिल गया, इसका भी क्या मिल गया, हाफ एम वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 दूनी 4 बटे में 2 हाफ एम वी स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 3/2 एम वी स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 3/2, अरे अरे 1 2 और 3, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 एम वी स्क्वायर आएगा, 3/2 एम वी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 3/2 एम वी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, बी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। कोई इंजन एक होज पाइप से निरंतर जल को पंप करता है। होज पाइप, हाँ, होज पाइप से जल वेग से निकलता है तथा जल धारा का प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान जल द्वारा प्राप्त की जाने वाली गतिज ऊर्जा की दर बतानी है। गतिज ऊर्जा की दर मतलब प्रति सेकंड के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। दर का मतलब समझिएगा, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। अच्छा पहले तो हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ लिख लेते हैं जो कुछ प्रश्न में दिया हुआ है। जल का वेग कितना दिया हुआ है, जल का वेग दिया हुआ है v बराबर प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में मान लिया हम लोगों ने यम, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान मान लेते हैं बराबर यम। अब इस प्रति एकांक लंबाई के लिए द्रव का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान का जो मास है वो कितना है, यम है, ठीक है ना, प्रति एकांक लंबाई के लिए। तो प्रति सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, प्रति सेकंड मतलब दर बोला ना, गतिज ऊर्जा निकालना है प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड निकलने वाला जो मास है वो कितना हो जाएगा, प्रति सेकंड निकलने वाला जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। अरे भाई प्रति सेकंड के लिए बात कर रहे हैं ना, वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट प्रति एकांक लंबाई मतलब एकांक बटे समय। इधर समझिएगा, इधर समझिए, पहले तो वेग की बात करते हैं। v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है बेटा, विस्थापन बटे समय, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रति एकांक लंबाई प्रति सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रति सेकंड के लिए समय बराबर 1 से रखोगे तो ये हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई के लिए जो विस्थापन हो जाएगा ना बेटा, विस्थापन वही किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। और वेलोसिटी विस्थापन के बराबर होता है, जबकि आप बोल रहे हो गतिज ऊर्जा क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, ठीक है ना भाई। आप बोल रहे हो क्या, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा प्रति सेकंड निकलने वाले जो पानी है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यम इंटू वी हो जाएगा, कितना, यम इंटू वी। अब बात करेंगे हम गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। गतिज ऊर्जा क्या लिख रहे हैं आप, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मास कितना है आपका, मास है प्रति सेकंड निकलने वाले जो पानी है उसका मास कितना है, यम इंटू वी है, तो काइनेटिक बराबर हो जाएगा हाफ एम वी इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इंटू वी कितना, वी क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी क्यूब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा,
किधर दिख रहा है हमको, कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में बेटा आपको यहाँ तक? बेटा बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्या बोल रहा है देखो, 4 kg द्रव्यमान की एक तोप का जो केजी है, हाँ 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला है ना बेटा? ओके, विस्फोट द्वारा फेंकती या विस्फोट का जो काइनेटिक एनर्जी है 1.05 का ऊर्जा उत्पन्न करता है। गोले का आरंभिक वेग होगा, गोले का आरंभिक वेग। अच्छा, तोप का मास कितना हुआ है? तोप का मास कितना? 4 kg। कितना है? 4 kg। ठीक है, और गोले का मास कितना? गोले का मास कितना बेटा? गोले का मास कितना है? 400 ग्राम, 200 ग्राम। कितना है? 200 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे, क्योंकि ये किलोग्राम में हम लोगों को लाना है बेटा। आंसर जूल में दिया हुआ, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा? 0.2 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.2 kg हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला है? विस्फोट द्वारा फेंकती है, विस्फोटक का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? 1.05। हाँ 1.05 दिया हुआ है ना? तो अब हम लोगों को निकालना है बेटा क्या? गोले का आरंभिक वेग निकालना है। क्या निकालना है? गोले का आरंभिक वेग। तो पहले आपको पता है गोले का मास, गोले का वेग नहीं पता, निकालते। गोले का द्रव्यमान, गोले का वेग, ठीक है ना? ये निकालना है वी डेस हमको। तो वी इसको रिप्लेस करेंगे स्मॉल एम कैपिटल वी, सॉरी कैपिटल एम, इसका निकालेंगे तो कैपिटल एम इंटू वी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको याद रखिए। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी में रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसका रखेंगे? काइनेटिक एनर्जी बराबर, ठीक है ना, गोले तोप का काइनेटिक एनर्जी, तोप का काइनेटिक एनर्जी, तोप का द्रव्यमान 4, तोप का जो वेग है, तोप का वेग कितना लिया हम लोगों ने? वी डेस, मतलब स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू में वी का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ बोला है, हाँ मास दिया हुआ है इसका। ओके, यहीं पर बात कर लेते हैं। कुल गतिज ऊर्जा बराबर, कुल गतिज ऊर्जा वही चल रहा है, कंफ्यूज नहीं है। कुल गतिज ऊर्जा बराबर होता है गोले का द्रव्यमान, गोले की गतिज ऊर्जा, गोले की गतिज ऊर्जा धन तोप की गतिज ऊर्जा, तोप की गतिज ऊर्जा। ठीक है ना? अब तोप गोले के लिए हम लोग ने लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा? तोप की गतिज ऊर्जा लिखेंगे हाफ, तोप का मास कितना? कैपिटल एम इंटू तोप की गतिज ऊर्जा, तोप का वेलोसिटी कितना होगा? ये एम स्क्वायर, कैपिटल एम स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर। ठीक है ना? क्योंकि स्पीड का क्या कर दिए? स्क्वायर लगा दिए। एक एम से एक एम कैंसिल, कुछ और कैंसिल हो रहा है? नहीं। एम वी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या आसान है ना? हाफ, क्या इधर ही खेल खत्म कर दे? इधर देखो, एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, या वी स्क्वायर, चलो ठीक है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एक बचा प्लस, यहाँ पर क्या बचा? हाफ बचा है, एक एम बचा है यहाँ पर, है ना? हाफ स्मॉल एम कैपिटल एम, ध्यान दीजिएगा, एक एम बाहर निकाले, एक एम यहाँ से एक उड़ा है, तो ये बचेगा। बराबर में है टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका मान हमको दे रखा है। अब सीधा सीधा मान रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तिकड़म दगड़म मास रखना है, वी स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना? निकाल लोगे। चलो मास मान रख देते हैं, 1.05 किलो जूल है, मतलब 10 की पावर 3। डन है बेटा? ध्यान दो, ये दिया हुआ है किलो जूल में, मतलब 10 की पावर 3 जूल हो जाएगा। ठीक है ना? स्मॉल कैपिटल एम का मान, स्मॉल एम का मान, ठीक है? वी स्क्वायर निकालना है। वी स्क्वायर मतलब गोले का आरंभिक वेग निकालना है। आप लोगों को ये मान रखना है सूत्र में जो हम लोगों ने निकाले हैं। ठीक है? इधर हाफ, गोले का द्रव्यमान कितना? 0.2, वी स्क्वायर नहीं पता, निकालना है मल्टीप्लाई में 1 प्लस हाफ 0.2 और ये 4। ठीक है ना?
इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो आपको लगभग आंसर मिलेगा 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा आपका 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हल करो, आसान है, कुछ को पक्षांतर करना पड़ेगा, गुणा गुणा भाग करना पड़ेगा, उतना तो आपको करना ही बेटा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ रहा है 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। विराम अवस्था में स्थित एक 30 केजी द्रव्यमान का बम अकस्मात विस्फोटित होता है। 18 केजी दिया हुआ है और 12 केजी दो द्रव्यमानों का वेग दिया हुआ है, सॉरी मास दिया हुआ है। और 18 केजी के लिए द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, द्रव्यमान का वेग दिया हुआ है 6 मीटर केजी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो विरामावस्था में है, विरामावस्था में मतलब जीरो, मोमेंटम कितना हो गया जीरो। इसकी वेलोसिटी, इसका जो हमको दिया हुआ है इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 18 का वेलोसिटी दिया हुआ है 6 प्लस इसकी वेलोसिटी पता करना है 12 इंटू वी, इधर लाएंगे 18 गुणित ऋण 18 गुणित 6 बराबर 12 वी निकालेंगे 6 दूनी 12 2 नम 18, वेलोसिटी कितना आएगा बेटा 9 माइनस 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, सॉरी प्रति सेकंड। अब क्योंकि गतिज ऊर्जा निकालना है, टोटल गतिज ऊर्जा पता कर सकते हो आप। टोटल गतिज ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा बेटा जीरो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, मास कितना दे रखा है 18, ठीक है ना। और इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 6 प्लस माइनस होगा क्या बेटा, हाँ प्लस ही करना है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है स्केलर क्वांटिटी है। 12 गुणित अब इसका 12 का हम लोग वेलोसिटी निकाले 9, अच्छा ये 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 12 9 का स्क्वायर, हाफ भी है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर सूत्र लगाना ना। इसको सॉल्व करेंगे, 2 नम 18 और 2 6 के 12, ये 9 गुणित 36 प्लस 6 गुणित 81, ठीक है ना। इसको हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा 486 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। करके भी देख लो, लास्ट में 6 का 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 कहीं भी दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, तो आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, गुना भर करना है यार और जोड़ना है, इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। आंसर पता है आपको, ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। M1 M2 द्रव्यमान के दो कण दिए हुए, दोनों का वेग दिया हुआ है V1 और V2, दोनों के संवेग बराबर है परंतु उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भिन्न भिन्न है, E1 और E2 है। यदि M1 ग्रेटर देन M2 बोला है तब आपको काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना है, ये इनमें से कौन सा राइट होगा। कॉन्सेप्ट जानिएगा आप लोग, एक रिलेशन आपको बहुत ज्यादा बार देखने के लिए मिलता होगा, पी स्क्वायर बराबर 2m की, ये रिलेशन आपको याद होगा बेटा, पी स्क्वायर बराबर 2m के। अब आपको पता है इनके बीच में रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में पी स्क्वायर बराबर 2m के फॉर्म में। अगर मैं बोलूं कोई एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है m1 और दूसरा बॉडी दिया हुआ है m2, इसकी काइनेटिक एनर्जी है k1, इसकी काइनेटिक एनर्जी k2। पहले कंडीशन में बात करेंगे, चलो हम बात कर लेते हैं, इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है। दो कैसे होंगे, जब इनके मोमेंटम बराबर होंगे, जब इनके मोमेंटम बराबर होंगे, जब P1 बराबर P2, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में मिलेगा P1 बराबर P2, इस कंडीशन में मिलेगा रूट 2m1 k1 बराबर होगा रूट 2m2 k2। डन है बेटा। अब यहां पर रूट से रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m1 अपॉन में m2 बराबर में हो जाएगा k2 अपॉन में k1। ध्यान रखिए एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को कभी कभी आपको ई से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, या के से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, कोई मैटर नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आपको बोला है अगर m1 इज ग्रेटर देन टू m2 तब क्या हो जाएगा, इस वाले रिलेशन में जब m1 बड़ा है m2 से, ठीक है, तब क्या हो जाएगा k2 बड़ा हो जाएगा k1 से। ये पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा, है ना। या m1 छोटा है m2 से तो k2 छोटा है k1 से। ओके, अगर दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट इसके नीचे कर लेते हैं, सेकंड केस बात कर लेते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी बराबर हो, जब काइनेटिक एनर्जी बराबर हो उस केस में क्या हो जाएगा,
जब K1 बराबर हो जाएगा K2, दोनों की जब काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मोमेंटम डिफरेंट है, उस केस में रिलेशन आपको ध्यान रखना है, रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है ना। पी ओ भाई के बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 2m, तो इसी के अनुसार लिख लो, P1 स्क्वायर अपॉन में 2m1 बराबर P2 स्क्वायर अपॉन में 2m2, या समझ में 2 से 2 कैंसल। अगर इसको लिखेंगे, इधर समझिएगा, इधर समझिए, ठीक है ना, P1 स्क्वायर अपॉन में P2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये चलेगा P2, m1 ऊपर चलेगा, m1 अपॉन में m2, या तो इसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना, इसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो, P1 अपॉन में P2 बराबर रूट m1 अपॉन में m2। अब क्वेश्चन कोई भी हो आप उसको हल कर सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, प्रश्न में देखते क्या होता है। m1 m2 दिया हुआ है, दोनों कणों का जो संवेग है, संवेग बराबर है, संवेग बराबर मतलब सेकंड केस के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जाएं क्रमशः होगी E1 E2, m1 m2 के रेशियो में क्या हो जाएगा। अच्छा, बड़े छोटे के बराबर बात कर रहे हैं, बड़े और छोटे के इधर चलो आगे आगे, ठीक है ना। जब P1 और P2 संवेग बराबर है, संवेग बराबर के केस में आपको ये याद रखना है, जब बोला है कि m1 इज ग्रेटर देन टू m2, है ना भाई, m1 इज ग्रेटर देन टू m2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये K2 इज ग्रेटर देन टू K1, मतलब E2, यहाँ पर एनर्जी को बोला है E से रिप्रेजेंट किया गया है, E2 इज ग्रेटर देन टू E1 हो जाएगा, ठीक है ना। उस केस के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आए बेटा समझ में, कॉन्सेप्ट जो समझा है आपको वो अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हो बेटा, क्लियर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 2 kg तथा 4 kg की गेंदों को एक ही समय पर एक 60 फुट ऊंचाई इमारत से साथ छोड़ा गया, पृथ्वी की ओर 30 फुट गिरने पर उनकी क्रमानुसार गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का अनुपात 2/4 हो जाएगा, 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे करें समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं। ये 60 फुट है, यहां से छोड़े, दोनों को छोड़े, ठीक है ना, दोनों का यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा समान होगा, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी मतलब 2 kg की जो वेलोसिटी होगी वो 4 kg की वेलोसिटी होगी, यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी समान होगी। उस केस में अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी समान है तो काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है ना भाई। मोमेंटम भी, इनकी वेलोसिटी यहाँ पर देखो ध्यान से, K1 अपॉन क्या बोला है, गतिज ऊर्जा का अनुपात K1 अपॉन K2 क्या हो जाता है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, या वेलोसिटी बराबर है ना इनका, ठीक है, v का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v का स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसल, v से v कैंसल, m1 अपॉन m2 हो जाएगा। अब m1 अपॉन m2 मतलब 2/4, और 2/4 मतलब 1/2। आया क्या आंसर बेटा आप लोगों का, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते अगले प्रश्न पर बेटा। विश्रामावस्था में रखा गया U0 लेना है, विस्फोट के बाद m1 m2 दो द्रव्यमान के दो कणों में टूट जाता है। विस्फोट के बाद ये कण विपरीत दिशाओं में v1 और v2 वेग से चलते हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। पहले तो ध्यान रखिएगा, पहले उनका मोमेंटम ज्ञात कर लेते हैं, उनका संवेग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संवेग क्या हो जाएगा, संवेग बोला क्या है यहाँ पर, हाँ m1 m2 उनकी क्या बोला है, कुछ बराबर है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात E1/E2 क्या हो जाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं m1 संवेग क्या हो जाएगा, संवेग, ठीक है ना, संवेग पहले जीरो था, पहले जीरो था, अब बाद में कितना हो जाएगा 2mv हो जाएगा। क्लियर है बेटा, अरे भाई ऐसा ले लो, ठीक है ना, mv1 प्लस m2v2, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनके संवेग क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हम ऐसा कर लेंगे m1v1 बराबर m2v2, क्लियर हुआ। कोई एक निगेटिव में होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, m1 अपॉन m2 ये हो जाएगा v2 अपॉन में v1। अब बोला है गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, जो भी ये वेलोसिटी का अनुपात होगा वो मास का अनुपात याद रखना।
ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, ठीक है ना, एक सेकेंड, हमारा आंसर अभी अभी आया नहीं है। हमको काइनेटिक एनर्जी K1/K2 का निकालना है। ये हो जाएगा हाफ m1v1 का स्क्वायर अपॉन में हाफ m2v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि v1 और v2 का रेशियो क्या हुआ है? m1 और m2, m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 के यहाँ पर रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है ना। तो आंसर दोनों का कटपिट क्या आ जाएगा? क्या m2 अपॉन में m1 आ जाएगा, m2 अपॉन में m1, क्योंकि रेशियो देखो ना बेटा, इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल, मतलब v1/v2 करोगे क्या m2 अपॉन में m1 करोगे। ये बेटा समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे v1 और v2 का, तो एक m1 से एक m1 कैंसिल, एक m2 से एक m2 कैंसिल, तो ऊपर में m2 बचेगा एक, नीचे m1 बचेगा एक। तो K1/K2 का आंसर क्या मिलेगा आपको? m2/m1। आंसर ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? m2/m1। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न भी बहुत इजी था बेटा। मोमेंटम और मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई हुआ यहाँ पर। ये वाला अगर आप लोगों को फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर से आपको समझा देता हूँ। दो अगर कण टूट के इधर चला, इधर चला, इधर चला v1 से, इधर चला v2 से, क्योंकि दोनों की जो मोमेंटम मास यहाँ पर m1 है, यहाँ पर इसका मास m2 है, इसका मोमेंटम ले लेंगे, मोमेंटम हो जाएगा m1v1 माइनस में माइनस m2v2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस m1v1 प्लस में हो जाएगा m2v2। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो जीरो है, क्योंकि बॉडी कैसा है? पहले विरामावस्था में है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेके चले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ओके, यही प्रश्न है। बोल क्या रहा है? यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 300% है, वृद्धि हो गई, 300% वृद्धि हो गई, इसका मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी के था, 300% वृद्धि हुई, 300% वृद्धि होने से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 4k हो गई। कितनी हो गई? 4k। तो उसके संवेग में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर P1 है, मान के चलो, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2mk1 √2m और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? ओ भाई, चलिए 2, इसको P मान लिए, चलो ओके, 2m कितना हो जाएगा? 4k। कितना हो जाएगा? 4k। अब इसको पहले के जैसे बदलना है, 2m तो 4, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ P2 बराबर क्या लिख सकता हूँ? 2√2mk लिख सकते हैं। डन है। अब क्योंकि ये इनिशियल वाला दिख रहा है, पुराना वाला, मतलब मैं लिख सकता हूँ P2 बराबर 2P1 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? इसमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना इजी है बेटा। ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन में P1 मल्टीप्लाई में 100%, निकल जाएगा, आसान है। तो P1 तो रखो, ये कितना हो जाएगा? 2P1 माइनस P1 अपॉन में P1 मल्टीप्लाई 100। ये P1 से P1 कैंसिल, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 100। ये कितना आ जाएगा? 100%। कितना आ जाएगा? 100%। अरे भाई, P1 से P1 उड़ाओगे तो बचेगा 2 ऋण 1, 1 गुणित 100, 100, ठीक है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर बेटा। एक कण को 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, तो उसकी उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी? अच्छा, गतिज ऊर्जा उत्तम बिंदु पर क्या होगी? इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के। चलो भाई, बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो ये 36 तल है बेटा, ये ऊर्ध्वाधर तल, मान लो ऊर्ध्वाधर लाइन है, यहां से u वेग से फेंके, जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है, ऐसे चला, उच्चतम बिंदु पर ध्यान रखिएगा, जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है इसका 36 घटक होगा u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा u sin थीटा, और ये कब की स्थिति में? जब ये 36 से थीटा कोण बनाएगा, तब की स्थिति में, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर उच्चतम बिंदु की, तो यहाँ पर आपका u sin थीटा 0 होता है,
क्योंकि उच्चतम बिंदु पर जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो शून्य हो जाता है, लेकिन यू कॉस थीटा ही रहता है, सेम बना रहता है, जो कि उसको आगे की ओर लेके चलता है। ठीक है, क्योंकि अब ऊर्ध्वाधर घटक अब आगे अब चलेगा तो नीचे की ओर काम करेगा, जो कि इसको नीचे की ओर ला रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है। काइनेटिक एनर्जी कितना है, अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं जो कि इनिशियल स्टेट है, इसका मास कितना है यम, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर क्योंकि हाफ यम वेलोसिटी का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में बेटा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने बोला ये तो इनिशियल स्टेट है ना बेटा, ये इनिशियल स्टेट है, ये वाला जो है आपका इनिशियल स्टेट है, मतलब के से रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन में अभी तो क्यों ला रहे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर मतलब कितने डिग्री पर फेंके आपने उसको, 45 डिग्री पर फेंके। कितने डिग्री पर फेंके उसको, वस्तु को 45 डिग्री पर फेंके, तो कॉस 45 मतलब 1/√2, कॉस 45 1/√2, कॉस 45 ध्यान रखिएगा 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/2, कॉस स्क्वायर 45 का स्क्वायर 1/2, तो ये हो जाएगा k/2। ठीक है ना, इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। उच्चतम बिंदु पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ये दर्शाया है हम लोग ने। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बात तो समझ में बेटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दो पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात दिए हुआ है 4:1। इनके संवेग समान है, इनका संवेग कैसा है, समान है। द्रव्यमानों का अनुपात, ये फिर से कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, कौन सा कॉन्सेप्ट है हमने समझाया है, आ जाओ फिर से हम समझा देते हैं, फिर ये दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ये वाला। ठीक है ना, जब उनके काइनेटिक एनर्जी समान है तब P1/P2 यम P1/P2 रेशो रूट m2/m1/m2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब ये हो जाएगा P1/P2 रूट m1/m2, तो ये हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा 2/1, 2:1। इनके गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, अच्छा सॉरी यहाँ पर बोला गया है काइनेटिक एनर्जी, सही तो है। चलो कहाँ चले गए, चलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आपको समझा देते हैं फिर से, आपको समझा देते हैं फिर से, पीछे वाला प्रश्न चलो, हाँ समझा देते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, समझा देते हैं। आपको बोला गया है कि इनके संवेग समान है, मतलब P1/P2। ठीक है ना, बोला क्या गया है √2m k1 √2m k2, टू रख लो, रूट से रूट कैंसिल, टू से टू कैंसिल, m1/m2 बराबर में m1/m2 k2/k1। अच्छा k2/k1, तो k2/k1 दे रखा है 4/1, k2/k1 कितना दे रखा है 4/1, तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो जाएगा 4/1, सेम हो जाएगा बेटा। जो उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है वही उनका क्या हो जाएगा, उनके मास का रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात सही तो चल रहा है, उनकी संवेग समान है, मतलब 2m k1 2m k2 2 से 2 कैंसिल, m1/m2, ओहो सॉरी यहाँ पर है 1/2, 1/4 हो जाएगा, 1/4। k2 कितना है बेटा, k2 k1 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये मिस्टेक हो रही थी, k2/k1 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, करेक्ट है। बढ़ते अगले प्रश्न, ये हो जाएगा हमारा 1/4, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे, तो दो पिंड जिनके द्रव्यमान m तथा 4m है, उनकी गतिज ऊर्जा बराबर है। अब गतिज ऊर्जा बराबर है तो रेखीय संवेग का अनुपात क्या हो जाएगा, जब बोला है काइनेटिक एनर्जी बराबर है k1/k2 है बराबर, तो ये हो जाएगा
P1 स्क्वायर अपॉन में 2m1 बराबर P2 स्क्वायर अपॉन में 2m2। ठीक है, रिलेशन याद है बेटा, 2 से 2 कैंसिल। अब बोला है P1 बाय P2 का होल स्क्वायर कर दूं मैं, ऐसा m1 चलेगा इधर, m1 अपॉन में m2। मास दिया हुआ है कितना, मास दिया हुआ है m अपॉन 4m। ठीक है, अब स्क्वायर जाएगा इधर रूट, तो क्या रेशो निकल जाएगा, P1 बाय P2 निकल जाएगा 1/2। क्या निकल जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। रेखीय संवेग का अनुपात 1/2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एक वस्तु विरामावस्था से d दूरी चलकर एक समान बल के प्रभाव में गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो गतिज ऊर्जा निम्न में से किसके समानुपाती होगी। ध्यान दीजिएगा, जो गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, वो हम लोगों ने अभी देखे हैं। जब गतिज ऊर्जा ध्यान दीजिए, वस्तु विरामावस्था में मतलब उसकी इनिशियल जो मोमेंटम होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। डी दूरी चलकर एक समान बल, जब बल कांस्टेंट है, जब बल क्या है, कांस्टेंट है, तब गतिज ऊर्जा जब बल नियत होगी, ध्यान रखिएगा, ये जो नोट पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा। जब फोर्स कांस्टेंट हो ना बेटा, जब फोर्स कांस्टेंट हो तब जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, मास पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मास पर डिपेंड नहीं करेगा तो हम लोगों को यहाँ में से किसको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मास की पावर 0 का मान होता है 1, मास की पावर 0 का मान होता है 1, मतलब मास की पावर 0 मास m नॉट है, ठीक है। इसका मतलब मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, बस हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। 1 ग्राम तथा 9 ग्राम के दो द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा रखते हैं। ठीक है, एक समान रेखीय संवेगों का अनुपात, फिर से वही, किधर देखें, गतिज ऊर्जा एक समान गतिज ऊर्जा है, तो एक समान गतिज ऊर्जा के लिए ये वाला रिलेशन याद रखिएगा, ये वाला रिलेशन P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर m1 अपॉन m2। ठीक है, ये याद रखिएगा, P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू रूट m1 अपॉन में m2, ये याद रखिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम 9 ग्राम मतलब 1 अपॉन में 9, 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन 3। ठीक है ना, रेखीय संवेगों का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, 1:3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न में बेटा। यम द्रव्यमान का एक पिंड है, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से चलता है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। जब यह एक बिंदु से व्यास से दूसरे बिंदु पर पहुंचता है तो, ठीक है, पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर से वही कहानी, ध्यान रखिएगा। अगर बिंदु यम से, सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी है यम वी, ध्यान रखिएगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये होगी, ठीक है ना। मोमेंटम कितना हो जाएगा दोनों का, 2mv हो जाएगा, ध्यान रखिए 2mv हो जाएगा। ये चला ऊपर, ये चला नीचे, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो जाएगा, मोमेंटम, आपका टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2mv। तब आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अरे ऐसा हो जाएगा ना बेटा, एम वी माइनस माइनस एम वी, ठीक है ना, एम माइनस माइनस प्लस 2mv हो जाएगा आपका आंसर, करेक्ट है। तो बढ़ते अगले प्रश्न पे। किसी कण पर y दिशा में कोई बल F बराबर 20 प्लस 10y कार्य कर रहा है, तो यहाँ F न्यूटन में y मीटर दूरी तय करने से y बराबर 0 गति करेगा कराने की किया गया कार्य बोला है, कार्य निकालना है बेटा। कार्य आप लोग जानते हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0 to 1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में होता है, dy रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बेटा। फोर्स कितना दिया हुआ है, 20, कितना दे रखा है, 20 प्लस 10y, कितना दे रखा है, 20 प्लस 10y। ओ भाई, हाँ, 20 प्लस 10y, 0 टू y का इंटीग्रेशन करना है, dy y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा 20y प्लस 10y स्क्वायर बाय 2। ये हो जाएगा, लिमिट चिपका देंगे 0 to 1, क्योंकि 0 रखेंगे नहीं, 0 सब रखेंगे तो 0 हो जाएगा,
1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब ये 2 पंचे 10, 5 गुणित 1 क्या हो जाएगा 5, और 20 और 5 क्या हो जाएगा 25, जो हमारा आंसर बेटा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। सीधी रेखा पर गति करते हुए कण पर बल लगा या फिर डी दूरी के साथ में चित्र में दिखाया गया। कण के 12 मीटर के विस्थापन में दौरान कण के द्वारा किया गया कार्य। इसमें ऐसी स्थिति में आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसका अंतराल कितना है? 4 है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है? यहाँ बल कितना दिया हुआ है? 2, ये 2 है, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस ये त्रिभुजाकार में है, आपको दिया हुआ है आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना? 5, ऊंचाई कितना हुआ है? 2, तो ये हो जाएगा हाफ 2 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल, 8 और 5 13, 13 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। इस प्रकार से दिया हुआ है, हाँ 3 kg दिया हुआ है, एक पिंड पर एक स्थिर बल क्रियारत है। स्थिर बल स्थिर है बेटा, ध्यान रखिए इसका, जिससे इसका स्थान विचरण होता है। यह दूरी का आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, S इक्वल टू 1/3 t स्क्वायर, ठीक है। दूरी का है और संबंध है, व्यक्त किया गया है जहां t का मान दिया हुआ है सेकंडों में। इस बल द्वारा 2 सेकंड में किया गया कार्य, 2 सेकंड में कार्य कितना? पहले तो आपको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है बेटा ds/dt होता है, ds/dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2/3 टी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ध्यान दीजिए, टी बराबर 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा? 2 सेकंड के लिए तो 4/3 हो जाएगा, 4/3। अरे टी का मान रखोगे ना 2, तो ये 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। अब सीधा सीधा आपको निकालना है क्या? कार्य निकालना है। क्या निकालना है? कार्य। तो कार्य, सॉरी गतिज ऊर्जा, कार्य निकालने के लिए जो होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा हाफ mv²। तो ये हो जाएगा हाफ, मास कितना दे रखा है 3, और ये हो जाएगा 4/3 गुणित 4/3, 1 3 से 1 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8/3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 8/3। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। क्लियर हो जाएगा। जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लोग जानते हो। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। बल न्यूटन में दिया हुआ है, दूरी मीटर में दिया हुआ है। एक पिन पर लगा हुआ बल F दूरी x के साथ दिया हुआ है। बोला क्या है? पिन को x बराबर 0 से x बाद 6 मीटर में स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य निकालना है। तो वही क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ है लंबाई गुणित चौड़ाई 3, और ये भी 3 है, 3 गुणित 3 9, प्लस और ये आधार कितना हुआ है 3, ऊंचाई कितना हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित 3 गुणित 3। सही है? सही है। 3 3 9/9 धन 9/2, 2 9 18, 18 9 27, 18 9 9 18, हाँ ठीक है। अरे इसको अब इस कर दो बेटा, ये हो जाएगा 4.5, तो 13.5 हमारा राइट आंसर हो गया। 9 4 13 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप लोग, या तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, या तो इसको गुना करके इसको कैंसिल कर दो, तो ये 4.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 4.5 और ये 9 और 4 13.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने लगभग इस वाले सेक्शन में पार्ट में 27 क्वेश्चन कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के। बाकी के क्वेश्चंस अगले पार्ट में लाएंगे बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।